सभी साथियों को एक बार हमारा नमस्कार। आज हम लोग फिर आगे अपने नए श्रृंखला पर आए हुए हैं। जैसे आप लोगों ने कल हमारा उत्तर प्रदेश की जनजातियों का वीडियो देखा होगा और काफ़ी कुछ लोगों ने कमेंट वगैरह करके हमको बताया भी है। तो जो कमियां वगैरह आप लोग बताए हैं, कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया है और कुछ लोगों ने हमको फ़ोन करके बताया हुआ है। तो धीरे धीरे हम इन कमियों को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। बहरहाल अभी बातों का समय कम है क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक हैं। इस वजह से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप लोग अपनी परीक्षाओं पे लगिए। बाकी सुझाव वगैरह कमेंट के माध्यम से देते रहें और ज़्यादा फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़ोन वगैरह पर होता क्या है कि बातें थोड़ा सा लंबी हो जाती हैं और आप लोगों का टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पर भी इस वीडियो में भी ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। बस हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। तो ध्यान रहे, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है ये हम लेके आए हैं झील और कुंड या फिर जो तालाब वगैरह हैं जो चर्चित हैं, जिनकी कहीं ना कहीं हमारी गणना होती है, उसका हम वीडियो लेके आए हुए हैं। आप लोगों ने विश्व में तो बहुत सारी झीलें पढ़ी होंगी, भारत के अंदर तो बहुत सारी झीलें पढ़ी होंगी, लेकिन क्या अभी आप लोगों ने अपने राज्य की झीलों को या तालाबों को देखा है या नहीं देखा है? तो उनके बारे में आप लोग क्या जानते हैं? अगर जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और जिन लोगों को जानकारी नहीं है तो वो लोग इस वीडियो को देखें और अपने उत्तर प्रदेश में जानें कि कौन कौन सी झीलें कहाँ कहाँ पर हैं। तो बिना देर लगाए हम थोड़ा सा इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, मतलब ये तो पहला तो कॉलम हमने लिख दिया है कि ये जो वीडियो है ये हमारा मुख्य रूप से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश जो हमारा पीसीएस है, और जल्द ही में जो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है उसके लिए है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कई परीक्षाएं होती रहती हैं। जैसे आप देखते हैं यूपी ट्रिपल एसएससी, जिसमें आप लोगों ने पेट का फॉर्म डाला होगा, तो पेट के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट होता है और पेट के माध्यम से जो भर्तियां निकलती हैं वो भी इम्पॉर्टेंट रहती हैं। जैसे अभी लेखपाल का हमारा एग्ज़ाम हुआ है तो उसका रिजल्ट वगैरह फाइनल आ चुका है, तो कई लोगों का उसमें ज्वाइनिंग वगैरह इस समय चल रही है, तो उन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। तो आप लोग देखिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि कैसे क्या इनको पढ़ा जाए, ये झीलें वगैरह क्या होती हैं, तो उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे और इनका महत्व वगैरह क्या होता है। पहली बात, झील को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिए, झील को हम लेक क्या कहते हैं? लेक, है ना। ये हमारी क्या होती हैं? झील होती हैं। झील होती क्या है? झील हमारा एक प्रकार की पृथ्वी पर पाई जाने वाली संरचना होती है। उस संरचना में क्या होता है, कोई भी यहाँ पर जल होता है, और ये जो जल होता है इस जल के चारों ओर हमारा क्या होता है? स्थल होता है। ये हो गया जल और ये हमारा हो गया स्थल। अगर ऐसी कोई संरचना पाई जाती है तो उसको हम यहाँ पर झील का नाम देते हैं। अगर बड़ी है तो इसको हम झील का नाम देते हैं, अगर छोटे स्तर पर है तो इसी को हम तालाब कहते हैं, और दोनों के बीच का अगर मतलब हमारी संरचना दिखाई पड़ती है तो इसी को हम क्या देते हैं? कुंड नाम देते हैं। अब इन झीलों का या इन कुंड का या इन तालाबों का क्या महत्व होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो इनका जो भी हमारा टर्म होता है वो क्या होता है, आइए देखते हैं। जैसे झील है तो आप देखते हैं कि झील में पानी होता है, और पानी अगर होता है तो जाहिर सी बात है कुछ हमारा पर्यावरण के लिए कुछ अच्छा होने वाला होता है, या तालाब होता है या फिर हमारा कुंड होता है, तो ये हमारे यहाँ पर पर्यावरण के हिसाब से बहुत अच्छे माने जाते हैं। और माने क्या जाते हैं, होते ही हैं। अगर हम यहाँ पर बात पर्यावरण की कर रहे हैं तो सीधा साधा मामला पड़ता है हमारा प्रकृति के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये चीज़ होती है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं, बहुत सारे जीव जंतु वगैरह अपना यहाँ पर आवास बनाते हैं, और जो बेचारे हमारे जंतु जो बोल नहीं सकते हैं या जिन जंतुओं की कोई आवश्यकताएं पूरा नहीं कर सकता है,
वो लोग यहाँ पर अपना पानी पिएंगे और इनको खाद्यान्न वगैरह मिलेगा। साथ साथ में जो बरसात का पानी होता है इनमें भर जाने के कारण धीरे धीरे हमारी ज़मीन के अंदर जो हमारा वाटर लेवल वगैरह होता है ये अगर कम होता चला जाता है तो बरसात के पानी के जमा हो जाने के कारण क्या होता है, वो हमारा वाटर लेवल फिर आ जाता है। तो इन चीज़ों का हमारा बहुत ही महत्व होता है। इसी महत्व को हम लोग समझेंगे कि कौन सी झील उत्तर प्रदेश में किस ज़िले में है, उसका नाम क्या है। और एक बात आप लोग ध्यान करके हमको बताएंगे, जो जिस ज़िले से देख रहा है वो ये कमेंट करेगा कि ये वास्तव में वो झील है या नहीं है, और ये भी बताएगा इस समय उसकी वर्तमान में स्थिति क्या है। ये हम इस वजह से कह रहे हैं ताकि उन झीलों की या तालाबों की स्थिति का सही आकलन और किया जा सके। तो आप लोगों से इतना मेरा अनुरोध है, जिस ज़िले में आप लोग ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, जिसको जिस झील की जानकारी अपने ज़िले की है उसको कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताएं, बहुत ही हमको अच्छा लगेगा। तो इतना सब कुछ जानने के पश्चात देख लेते हैं कि कौन कौन सी झील कहाँ है। पहले देखो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है नौह झील, नाम है झील का, क्या नाम है, नौह झील। नौह झील कहाँ पड़ती है, मथुरा में पड़ती है। मथुरा आप कई रूप में जो है पढ़ चुके हैं, शायद आप पढ़े थे कि 2 ज़िले हैं हमारे, मथुरा और आगरा। ये राजस्थान की सीमा, राजस्थान जो हमारा है ये राजस्थान से 2 ही ज़िले हमारे क्या होते हैं, सटे हुए हैं। तो ये हमारी नौह झील कहाँ पे है, मथुरा में है। ख़ास तौर से मथुरा पेड़े के लिए जाना जाता है। और इस समय की अगर बात करेंगे तो काफ़ी कुछ मुद्दा वहाँ पर चल रहा है। आप लोग बताइए ज़रा कि यहाँ पर मथुरा के अंदर कौन सी मस्जिद को लेके थोड़ा सा करंट अफेयर्स की बातें वगैरह हो रही हैं। उसके बाद अगला हमारा जो है झील है जिसका नाम है देवरिया ताल। देवरिया ताल कहाँ पे है, ये कन्नौज में है। देवरिया ताल, ध्यान रखिएगा, देवरिया एक हमारा ज़िला भी है, लेकिन ये जो ज़िला वाली झील है ये हमारी कन्नौज में पड़ती है। कन्नौज जिसको आजकल हम लोग जो है इत्र नगरी के नाम से जानते हैं, और पुराना नाम इसका जो है महोदय नगर होता है या कानीगुब्ज होता है। बहरहाल इतिहास को जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा हर्षवर्धन के बारे में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद अगला हमारा जो झील है ये है हमारा बलहापरा झील। बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण झील है। कौन सी, बलहापरा झील कहाँ पे पड़ती है, कानपुर में पड़ती है। इसके 1-2 वीडियो के पहले हमने ये जो हमारे आज के ज़िले हैं इनके हमने पुराने नाम बताए हुए थे। जिन लोगों ने देखा हो तो जहाँ पर जो ज़िला हमको देखने को मिल जाए कृपया इनके पुराने नाम लिखने का प्रयास करें, जिससे ये पता चलेगा कि वास्तव में आप लोगों ने कुछ सीखा या नहीं सीखा है। तो आप लोग इनके नाम लिखते जाइए। जैसे हमने कन्नौज का नाम भी बताया था और कानपुर का भी नाम बताया था। उसके बाद है बरुआ सागर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बरुआ सागर। ये हमारा जो है कहाँ पे पड़ता है, झांसी में पड़ता है। उसके बाद हमारा है मदन सागर। मदन सागर ये हमको देखने को मिलता है महोबा में। ये देखिए हमने महोबा लिख दिया हुआ है। उसके बाद है लीलौर झील। लीलौर झील कहाँ पर है, बरेली में है। इसको हम लोग इम्पोर्टेंट लगाएंगे लीलौर झील, क्योंकि जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और ये सभी जितने प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ कि महत्वपूर्ण है तो ये किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा इनको। उसके बाद हमारा सागर ताल है, ये कहाँ पर पड़ता है, बदायूं में पड़ता है। उसके बाद है ठिठौरा झील। ठिठौरा झील कहाँ पे है, फतेहपुर में है, फतेहपुर। उसके बाद है कोकिला कुंड। कोकिला कुंड कहाँ पे पड़ता है, मथुरा में पड़ता है। उसके बाद है पार्वती और अर्गा, ये दोनों कहाँ है, गोंडा में है। अति महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आप लोग इम्पोर्टेंट का निशान लगाइए और याद कर लीजिएगा पार्वती और अर्गा कहाँ पर है, ये गोंडा में देखने को मिलती है। उसके बाद आगे आ जाओ है दरवन झील। दरवन झील अयोध्या इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस समय जो है अयोध्या चर्चा का विषय बना हुआ है, राम मंदिर वहाँ पर बन गया है। इस वजह से ये झील हमारी इम्पॉर्टेंट होती है और कभी मौका लगेगा तो ये झील देखने को मिलेगी, क्योंकि हम लोग राम मंदिर देखने जाएंगे और तो ये झील हमको वहाँ पर देखने को मिल सकती है।
उसके बाद है मानसी गंगा कुंड, ये कहाँ पर है? मथुरा में है। तो देख रहे हो कि मथुरा में हमने यहाँ पर कितनी झीलों का जिक्र कर दिया हुआ है? 3 झीलों का। एक हमारी 9 झील हो गई, एक हमारी जो है ये कोकिला कुंड हो गई है, उसके बाद मानसी गंगा कुंड हो गई है। बाकी ध्यान रहे जितने कुंड नुमा रूप मिलेंगे वो हमको सब कहाँ पर मिलेंगे? मथुरा में देखने को मिलेंगे। उसके बाद है भोजपुर ताल झील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप झील भी कह सकते हैं, ताल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले इसका नाम जो है झील ही हुआ करता था, लेकिन लोगों के अतिक्रमण करने के कारण ये जो है थोड़ा सा कन्वर्ट हो गई है किसमें? ताल में। आजकल देख रहे हैं कि जो लोग अशिक्षित लोग हैं, ख़ास तौर से जो पर्यावरण को नहीं जानते हैं, वो करते क्या हैं कि जो प्रकृति की बनाई हुई चीज़ें हैं उनको धीरे धीरे मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कहीं पर अपना मकान बना रहे हैं, ज़बरदस्ती उसको जो है लपेटे हुए हैं। इस वजह से ये थोड़ा सा खतरे वाली बात हमारे लिए, पर्यावरण के लिए आ जाती है। तो ये भोजपुर ताल कहाँ है? सुल्तानपुर में है। महत्वपूर्ण जो है ये हमारी झील या ताल होगा। उसके बाद सीता कुंड और भरत कुंड कहाँ पे मिलेंगे? अयोध्या में मिलेंगे। तो देख लीजिए अयोध्या की 3 झीलें हो चुकी हैं। एक दरवान झील हो गई है, उसके बाद सीता कुंड हो चुका है, एक हमारा भरत कुंड हो चुका है। उसके बाद औंधी ताल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण झील है। औंधी ताल ये कहाँ पर मिलता है? वाराणसी में देखने को हमको मिलेगा। उसके बाद है अलवारा झील, ये कहाँ पर है? कौशाम्बी में है। बहुत ही महत्वपूर्ण झील है अलवारा झील, बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है, याद रखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर जो विदेशी पक्षी वगैरह आते हैं उनका ये आश्रय स्थल बनता है। वैसे उत्तर प्रदेश में 2 झीलें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं विदेशी पक्षियों के लिए। असल में होता क्या है कि जब विदेशों वगैरह में, ख़ास तौर से जो साइबेरिया का हमारा क्षेत्र है, रूस और इधर यूक्रेन वगैरह का, जहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के कारण बहुत ज़्यादा जो है हमारी ठंडी हो जाती है, तो उस समय उस ठंडी को ये पक्षी लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो ये भारत की ओर पलायन करते हैं। और ख़ास तौर से एक ये झील हमारी जो अलवारा झील है, या तो यहाँ पर आते हैं और या फिर कहाँ पर आते हैं? नवाबगंज पश्चिम बिहार में, मतलब अपने उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी भारत में इनके लिए बहुत सारे ठिकाने हैं। अगर ठिकानों में पक्षियों की बात की जाएगी तो राजस्थान इनका जो है ठिकाना मिलेगा। आप लोग हमको ये बताइए, राजस्थान में पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? क्वेश्चन हमारा रहेगा। बहरहाल इन सबकी बात ये भूगोल में हमारी होगी, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया हुआ है। उसके बाद हमारा है चक्रकुंड, ये कहाँ पर है? सीतापुर में है। ज़्यादातर लोग इस कुंड में गए होंगे और मैं सोचता हूँ कई लोगों ने इस कुंड में स्नान भी किया होगा। अगर आप बात करेंगे सीतापुर में कहाँ पर? नैमिषारण्य की, वहाँ पर ये कुंड देखने को मिलता है। उसके बाद है सौंध झील। सौंध झील कहाँ पर है? मैनपुरी में है सौंध झील। उसके बाद है गोविंद बल्लभ पंत, ये झील बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछी गई है और इसका क्रेज कम होने वाला नहीं है। ये जो है आपसे हरदम पूछी जाएगी, तो ध्यान रखिए। कहाँ पे पड़ती है? सोनभद्र में पड़ती है। सोनभद्र ये हमारा वही जिला है जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है और जहाँ पर सबसे अधिक जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये गोविंद बल्लभ पंत ये कहाँ पर है? सोनभद्र में है। उसके बाद है करेला या इटौजा झील, कहाँ पे मिलेगी हमको देखने को? लखनऊ में मिलेगी। लखनऊ हमारी जो है राजधानी है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। आगे चलकर अभी हम देखेंगे गोमती नदी हमारी किसी झील से निकलती है, उस झील का हमने जिक्र यहाँ पर किया हुआ है। उसके बाद है भीखा झील और सरसई झील, दोनों झीलें कहाँ पड़ती हैं? इटावा में पड़ती हैं, इटावा। उसके बाद है कीठम झील या कीमठ झील। कई किताबों का जिक्र अगर आप कई किताबों को देखेंगे तो इस आगरा वाली झील को कहीं पर कीठम लिखा गया है, कहीं पर इसको कीमठ लिखा गया। जैसा मिले आप लोग ये समझ लीजिए ये आगरा की ही झील की बात किया हुआ है। वैसे झील ये आपको जो है, जो लोग आगरा से देखते होंगे, मेरा जहाँ तक कि मानना है ये जो है रुनकता क्षेत्र की जो है झील है। रुनकता वही क्षेत्र है जहाँ पर सूरदास जी का जन्म होता है। कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए मेरा जो आइडिया सही है या गलत है, क्योंकि मैं आगरा में काफ़ी कुछ दिन गुजारे हैं, तो आप लोग हमको बताइए थोड़ा सा। मतलब अगर कोई भी हमारे लिए
नई जगह होती है तो हर चीज़ों की वास्तविकता को तो नहीं पहचाना जा सकता है, लेकिन लोगों आदि के द्वारा बताए गए सिद्धांत के अनुसार जाना जा सकता है कि इसका क्षेत्र कौन सा होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद है भिजवान झील, बहुत इंपॉर्टेंट झील है। ये जो है हरदोई ज़िले में पड़ती है भिजवान झील, ध्यान रखिएगा। इसी भिजवान झील से एक नदी निकलती है, हरदोई और उन्नाव वाले लोग जानते होंगे। इस नदी का नाम यहाँ पर है शई नदी, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। खास तौर से ये नदी हरदोई और उन्नाव के बीच में डिवाइडेशन का भी काम करती है। ध्यान रखिएगा, हरदोई और उन्नाव के बीच में कौन सी नदी डिवाइडेशन करती है? शई नदी। और शई नदी निकलती कहाँ से है? तो ये भिजवान झील से निकलती है, ध्यान रहे आप लोगों को। उसके बाद है रामगढ़, रामताल। रामगढ़ अलग हो जाएगा, ये रामताल है कहाँ पर है? मेरठ में है। और शायद पीछे हमने आपको मेले वगैरह बताए हैं, तो शायद आपको जो है हमने नौचंडी मेला मेरठ बताया हुआ था। उसके बाद है शुक्रताल झील, इंपॉर्टेंट झील है। कहाँ पर मिलेगी? मुजफ्फरनगर में देखने को मिलती है। उसके बाद अति महत्वपूर्ण झील है हमारी, कौन सी है? फुल्हार झील। कहाँ पर है? पीलीभीत में है। और ध्यान रखिएगा, इसी फुल्हार झील से हमारी नदी निकलती है, कौन सी? गोमती नदी निकलती है। और इसी गोमती नदी के किनारे हमको देखने को उत्तर प्रदेश की राजधानी मिलती है। कौन सी झील है? फुल्हार झील है। उसके बाद है सुराहा ताल, ये कहाँ पर पड़ता है? बलिया में पड़ता है, बलिया जो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। उसके बाद हमको देखने को मिलता है गौर झील। गौर झील कहाँ पर है? रामपुर में है, जो कि चाकू के लिए जो है रामपुर जाना जाता है। उसके बाद रामगढ़ ताल झील, बहुत इंपॉर्टेंट ये झील है। रामगढ़ ताल झील कहाँ है? गोरखपुर में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गोरखपुर ये हमारा उत्तर प्रदेश का वही जिला है जहाँ पर सबसे अधिक हमको वर्षा देखने को मिलती है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ देखने को मिलती है। उसके बाद अगली झील हमारी है चितौरा झील, इंपॉर्टेंट झील के अंतर्गत ये भी आ जाएगी, बहराइच में देखने को मिलती है। बहराइच में शायद सैयद सालार मेला लगता है। आप लोगों को अगर याद हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा ज़रूर। उसके बाद है बखीरा, बहुत इंपॉर्टेंट झील है। बखीरा झील कहाँ पर मिलती है? संत कबीर नगर में मिलती है। और लास्ट में हमारे पास दो और झील हैं, एक है नवाबगंज पश्चिमी बिहार झील और दूसरी है कुंद्रा समुद्र। ये झील कहाँ पर है? उन्नाव जिले में हमको देखने को मिलती हैं। तो आप लोगों ने देखा कि कितनी जल्दी से हमको जो है ये झीलें वगैरह यहाँ पर याद हो गई। एक चीज़ और है, इन झीलों को अगर आप लोग ऐसे नहीं याद कर पा रहे हैं तो बताइएगा, मैं इनको उत्तर प्रदेश के मैप पे आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा, शायद आप लोगों को याद हो जाए। इनमें थोड़ा सा ये ऐसे टॉपिक है, इनको रटना ही पड़ता है, मजबूरी है, मतलब और कोई विधि है ही नहीं इनको समझाने की। या तो इनकी सूची बना ली जाए या तो इनको जो है मैप पे बताया जाए। तो बात एक ही होती है, मैप भी जब बनेगा तो उसमें सूची ही बन के आएगी। तो आप लोग इनको ऐसे ही याद कर लीजिएगा थोड़ा सा। शायद कुछ लोगों को इनमें से कुछ की जानकारियाँ होगी, जिनकी जानकारियां हैं उनको आप छोड़ दीजिए, बाकी जो है आप नोट्स में इनको बना के कायदे से इनको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आपसे यहाँ से ज़रूर मिलेगा। जैसे बड़ी परीक्षाएं, उनमें आपको जो है सूची सुमेलित के लिए मिलेगा, कहीं पर युग्म के रूप में मिलेगा। जो छोटे एग्जाम हैं उनमें आपको जो है वन लाइनियर क्वेश्चन के रूप में मिलेगा, परिभाषा वगैरह मिलती नहीं है यहाँ से। तो ध्यान रखिएगा, इस हिसाब से आपको तैयारी करना है। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही रहेगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हुआ है तो आप लोग शेयर ज़रूर करें और कमेंट के माध्यम से हमको बताते रहें। जहाँ पर जो भी कमियां वगैरह हों हम सुधारने का, वैसे आप लोगों से बताने से पहले मैं उन चीज़ों को सुधारने का प्रयास अवश्य करूँगा। तो आप लोग कायदे से हमारा वीडियो देखिए और इसको याद करिए तथा अपनी परीक्षाओं को देखते हुए जिस हिसाब से देखना चाहते हैं उस हिसाब से देखिए। मैं थोड़ा सा बोर्ड से हट गया हूं ताकि आपको अच्छे पूर्वक दिखाई पड़े। जय हिंद, जय भारत।